एपिसोड 10 आनिक्या का शक अर्यांशी पर। पिछले भाग में पढ़ा कि आनिक्या ठाकुर हवेली आता है और सबसे पहले उसे अर्यांशी की आवाज सुनाई देती है, जिसे वो अनसुनी कर देता है, खुद को उसकी बातें सुनने से नहीं रोक पाता। इसी बीच दोनों की नजरें कुछ पल के लिए टकराती और वो पल वहीं ठहर सा जाता है, लेकिन तभी कोई उनके बीच दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। अब आगे आनिक्या की गहरी नजरें अपने सामने खड़े अभीर को घूर रही थी। अभीर भी उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। दोनों का मजबूत ऑरा एक दूसरे से टकरा रहा था। कोई भी किसी भी चीज में कम नहीं था, फिर बात एक्स्ट्राऑर्डिनरी लुक्स की हो या फिर उनकी सक्सेस की। जहां आनिक्या मिस्टीरियस था, वही अभीर भी बिल्कुल एक छुपे हुए हथियार की तरह था। अगर ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाए तो ये राइवलरी हिस्ट्री की सबसे बड़ी राइवलरी बन सकती है, लेकिन फैमिली के रिश्ते और बड़ों की वजह से वो आखिरी लाइन अभी तक क्रॉस नहीं हुई थी। भाई, आप यहाँ? आकृति ने जब अभीर को इस तरह देखा तो जल्दी से नीचे आई और उनके बीच आकर खड़ी हो गई। वो डर गई थी कि कहीं फिर से ये दोनों एक दूसरे पर हावी न हो जाए। उसे अभी भी वो दिन याद था जब पहली बार अभीर ने आनिक्या को पंच किया था, क्योंकि उसने सरेआम पार्टी के बीच में ही बिना सोचे समझे आर्या को धक्का दे दिया था। अगर अभीर नहीं होता तो वो गिर जाती और उसे चोट भी लगती, क्योंकि जिस तरफ वो गिर रही थी वहां छोटी सी ग्लास टेबल थी जिसके ऊपर फ्लावर्स से डेकोरेट किया गया था। एक वो दिन था जब अभीर गुस्से में था और एक आज का दिन है जब वो उसे अपने घर में देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। आकृति की आवाज सुनकर दोनों ने एक दूसरे को घूरना बंद किया और उसे देखने लगे। हाँ, मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकता? आनिक्या ने सर्द लहजे में कहा और अपनी बहन को देखने लगा जो डरी हुई लग रही थी। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो आप कभी आए नहीं इसलिए थोड़ी हैरान हो गई, उसने जल्दी से एक्सप्लेन किया। तभी सभी के कानों में अर्यांशी की आवाज आई, भाई जल्दी आइए देखो, मिहिर भाई ने मेरी आलू पूरी ले ली। उसका इतना ही कहना था कि अभीर तेजी से डाइनिंग टेबल के पास चला गया और उसने घूरकर मिहिर को देखा, जिसने फट से आर्या की प्लेट को उसके सामने ही रख दिया और अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। उसके डरे हुए चेहरे और बचकानी हरकत पर सभी हंसने लगे। आकृति जो डर रही थी, अभीर के जाने से उसके ऊपर जो दबाव था वो कम हो गया और उसने एक राहत की सांस ली। फिर वो अपनी चोर नजरों से अपने भाई को देखने लगी जो हैरानी से डाइनिंग हॉल की तरफ देख रहा था। भाई चलो, आज हम कितने समय बाद साथ में नाश्ता करेंगे। मैं बहुत खुश हूँ जो आप यहाँ आए। बोलते हुए उसकी आंखें हल्की नम हो गई। ये कहना झूठ नहीं होगा कि जब अर्यांशी को उसके तीनों भाई प्यार करते तो उसका भी मन करता कि उसके दोनों भाई भी उसे ऐसे ही एक खजाने की तरह रखे और बहुत प्यार करे। आकृति की आंखों में खुशी के आंसू थे। आनिक्या मना करना चाहता था, लेकिन उसकी आंखों को देखकर वो मान गया और बिना कुछ कहे उसके साथ डाइनिंग हॉल में आ गया। नित्या ने जब उसे देखा तो एक बड़ी सी स्माइल के साथ बोली, बैठो बेटा, आप भी नाश्ता कर लो, मैं भी सर्व करती हूँ। तभी आकृति बोली, मां, आज भाई को मैं नाश्ता सर्व करूंगी। ये मौका मुझे शादी के बाद कभी नहीं मिला, लेकिन आज जाकर जब ये दिन आया है तो मैं जितना हो सके अपने दिल के अरमान पूरा करना चाहती हूँ। नित्या जी मुस्कुरा दी और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरकर बोली, क्यों नहीं मेरी बच्ची, ये लो और अपने भाई के साथ साथ अपने पति को भी सर्व करो, ये दोनों ही रह गए हैं। आकृति ने सर हिलाया और अपने भाई को नाश्ता सर्व करने लगी। आनिक्या भले ही दिखा नहीं रहा था, लेकिन उसकी बेचैन नजरें सामने की चेयर पर बैठी उस लड़की की तरफ उठने पर मजबूर हो रही थी, जो बड़े मजे से बिना किसी पर ध्यान दिए अपने नाश्ते के मजे ले रही थी। तभी नित्या बोली,
बाकी सब कहाँ है? उनकी नजर ऊपर की तरफ चली गई जहां अभिमन्यु खड़ा उन्हें ही देख रहा था। मॉम अगस्त्य भाई तो जल्दी ही चले गए। उनकी आज एग्जीबिशन थी और जिस पेंटिंग को उन्होंने बनाया था, लेकिन अचानक से उन्हें उसमें कोई कमी नजर आ गई और वो सीधा स्टूडियो उस कमी को पूरा करने चले गए। पता नहीं कितनी मेहनत करनी है। एक तो कॉलेज में पढ़ाता भी है और पेंटिंग में एक छोटी सी कमी भी निकल जाए तो अपनी मेहनत को खुद ही बर्बाद करके दोबारा से शुरू हो जाता है। ये लड़का भी ना, इसे खाने की याद भी नहीं रहती। नित्या जो अभिमन्यु को देख रही थी, मिहिर की आवाज सुनकर होश में आई और अगस्त्य के बारे में सुनकर बड़बड़ाने लगी। डोंट वरी मॉम, मैं हूं ना, मैं भाई को खाना खिलाए बिना नहीं आऊंगी और इस बहाने उनकी एग्जीबिशन भी देख लूंगी। मेरी प्यारी बच्ची। नित्या ने अपनी बेटी के सर पर हाथ फेरा और खुद भी उसके बगल में बैठ गई। अर्यांशी ने बस एक स्माइल उन्हें पास कर दी, फिर सीढ़ियों पर खड़े अपने डैड को देखकर आई विंक कर दी। जैसे बता रही हो ऐसे करते हैं इम्प्रेस। छोटी छोटी बातों से ही बड़ा असर होता है। अभिमन्यु ठाकुर नीचे आए और अपनी हेड चेयर पर बैठ गए। उनकी नजर नित्या पर गई जो उसे अब देख भी नहीं रही थी। क्या कोई मुझे नाश्ता देगा? उन्होंने तिरछी नजरों से नित्या को देखकर कहा जो उनसे एक चेयर छोड़कर बैठी थी। उनके बीच की चेयर खाली थी। भगवान ने हाथ दिए हैं, खुद ले सकते हो। नित्या आर्या की प्लेट में डोसा रखते हुए बोली। हाथ तो हमारे बच्चों के भी है, लेकिन आप उन्हें भी तो सर्व कर रही है। अभिमन्यु ने हमारे बच्चों पर जोर देते हुए फिर से कहा, जिससे नित्या ने उन्हें घूरकर देखा और बोली, वो बच्चे हैं लेकिन आप बड़े होने के बाद भी बच्चे ही बना रहना चाहते हैं। ये कहकर उन्होंने उनकी प्लेट में भी नाश्ता सर्व किया और बिना देखे खुद भी अपने लिए सर्व करके खाने लगी। उनकी इतनी प्यारी नोक झोंक देखकर वहां बैठी अर्यांशी, आकृति, मिहिर और शेखर जी मंद मंद मुकुराने लगे थे। वहीं आनिक्य और अभीर शांत बैठे अपना अपना नाश्ता कर रहे थे। जहां अभीर का ध्यान अपनी बहन पर था कि वो अच्छे से खा रही है या नहीं, वहीं आनिक्य को गुस्सा आ रहा था क्योंकि आज पहली बार उसके इमोशंस उसके खिलाफ जा रहे थे। उसकी आंखें जो सबसे सर्द और खतरनाक है, उन्हें देखकर भी वो नहीं डरी, जबकि पहले तो वो इतना डर जाती थी कि उसे चक्कर आने लगते थे। क्या ये इसका कोई नया ड्रामा है मेरे करीब आने का, जिससे कि मैं ये समझूं कि वो बदल चुकी है? बोलते हुए वो अपनी सर्द नजरों से सामने बैठी आर्या को शक से देखने लगा। तभी उसकी नजर उसके गले में बंधे स्कार्फ पर गई और उसकी आंखें सिकुड़ गई। उसे याद था कि इस जिद्दी लड़की ने उसके चेहरे का टैटू बनवाया था, जिसकी वजह से उसने उसकी बहुत इंसल्ट की थी, लेकिन इस लड़की को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। तो क्या अब इसे वो टैटू दिखाने में शर्म आ रही है? आनिक्य को पता नहीं क्यों, लेकिन उसके गले में डला स्कार्फ अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन क्यों, ये उसे भी समझ नहीं आया। आर्यांशी को जब खुद पर किसी की सर्द नजरें महसूस हुई तो उसने भी सामने देखा, लेकिन तब तक आनिक्य ने अपने नजरें फिर से अपने नाश्ते पर टिका दी थी। आर्या ने ज्यादा नहीं सोचा और जल्दी से अपना डोसा फिनिश कर दिया। तभी उसकी नजर अपने भाई की प्लेट पर गई जो सैलेड खा रहे थे। भाई, ये क्या आप तो ये घास घूस खा रहे हो? मॉम ने इतना टेस्टी नाश्ता बनाया है, फिर भी आपको ये हरा बाग ही खाना है? हरा बाग? मिहिर ने हैरानी से अपनी बहन के कहे शब्द हो दोहराया और उसे देखने लगा। हाँ, हरा बाग डॉट, क्योंकि मुझे उसमें कुछ भी कलरफुल नहीं दिखा, सब हरा ही तो है। हाँ हाँ हाँ, उसकी बात सुनकर सभी हंसने लगे। वहीं अभीर अपने सैलेड को देखने लगा जो सच में हरा ही था। वो अकेला नहीं था जो अपने नाश्ते को घूर रहा था, बल्कि आनिक्य भी खाते खाते रुक गया और उसकी नजर भी अपने सैलेड पर चली गई।
अभीर और अगस्त्य हेल्थी खाना प्रेफर करते थे, वहीं मिहिर सब कुछ खाता था। आकृति ने अपने भाई की पसंद से ही उसे सैलेड दिया था क्योंकि वो भी बहुत हेल्थ कॉन्शियस था। अभीर मुस्कुराते हुए बोला, ये ग्रीन इसलिए है क्योंकि ये हेल्थी है। तुम्हें भी ऐसा खाना खाना होगा कल से, आज जो खाना है खा लो। कल से तुम्हें भी हमारे साथ एक्सरसाइज करनी होगी। अपने भाई की बात सुनकर आर्या का सुंदर सा चेहरा लटक गया और उसने अपनी प्लेट में रखा डोसा देखा जो उसकी मॉम ने अभी ही रखा था, फिर अपने भाई की तरफ मासूम नजरों से देखकर बोली, इस नाश्ते में क्या खराबी है? ये भी हेल्थी ही है, बस थोड़ा सा स्पाइसी ही तो है। कोई खराबी नहीं है, तुम ये सब खा सकती हो, लेकिन सिर्फ वीक डेज पर, अभीर ने थोड़ा सख्ती से कहा और आर्या की मासूम आंखों को देखने से खुद को रोक दिया। पहले तो आर्या खुश हो गई, लेकिन पूरी बात सुनकर उसकी खुशी गायब हो गई और वो चुपचाप अपना डोसा खाने लगी। आनिके की नजर ना चाहते हुए भी बार बार अर्यांशी की तरफ जा रही थी। उसकी मीठी आवाज उसे देखने पर मजबूर कर देती और वो दो टिमटिमाती आंखें जिनमें दुनिया भर की मासूमियत लेकर वो अभीर को देखती तो बिल्कुल किसी परी जैसी लगती। लेकिन उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था। आकृति जो उसके बगल में बैठी थी वो चोर नजरों से अपने भाई की सभी हरकतों को नोटिस कर रही थी। वो भी हैरान थी कि आज पहली बारी उसका भाई किसी लड़की को खुद नजर उठाकर देख रहा है, जबकि आज तक उसकी नजर किसी भी लड़की पर एक सेकंड से ज्यादा नहीं टिकी। शायद भाई को भी मेरी तरह नई आर्या पसंद आ रही है। वैसे भी वो है कि इतनी प्यारी कि कोई उससे नजरें हटा ही नहीं सकता। कितना अच्छा होगा अगर वो ही मेरी भाभी बन जाए, जैसे मैं उसकी हूँ। इस बारे में सोचते हुए वो खुद में ही मुस्कुराने लगी। अकेले में किसके बारे में सोचकर मुस्कुरा रही हो? एक बहुत ही ठंडी, डीप आवाज उसे अपने कान के पास सुनाई दी। आकृति ने नजरें उठाकर अपने बगल में बैठे जल्लाद पति को देखा, जो अपनी गहरी डरावनी नजरों से उसे ही घूर रहा था। अब इन्हें क्या हुआ? अजीब जबरदस्ती है। अब मैं हंस भी नहीं सकती, मन ही मन बोलते हुए उसने चिढ़ के साथ अभीर को देखा और उसे इग्नोर करते हुए अपना ब्रेकफास्ट करने लगी। वहीं उसके इग्नोर करने पर अभीर की आंखें सिकुड़ गई और उसने गुस्से में टेबल के नीचे से ही आकृति के हाथ को कसके पकड़ लिया। आकृति की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो उसे हैरानी से देखते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़ो मेरा हाथ। किसी ने देख लिया तो क्या सोचेंगे? बीवी डॉट वो क्या सोचेंगे इसकी टेंशन तुम मत लो। तुम इस बात की फिक्र करो कि तुमने मुझे अभी अभी जो इग्नोर किया है उसकी क्या सजा मिलेगी। अभीर ने उसके कान के पास अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए कहा। वहीं टेबल के नीचे वो अपने अंगूठे से आकृति के हाथ को सहला रहा था। उसे उसके सॉफ्ट हाथ बहुत अच्छे लग रहे थे, जिन्हें छोड़ने का उसका मन बिल्कुल नहीं हो रहा था। आकृति के माथे पर तो पसीना आने लगा था। अब उससे खाया भी नहीं जा रहा था। अब तक सबका नाश्ता हो गया था। आकृति का भी बस लास्ट बाइट रह गया था। उसने मुश्किल से उसे भी खत्म किया और अपने हाथ को अभीर की पकड़ से छुटाने लगी। लेकिन अभीर की पकड़ से हाथ छुड़ाना इतना भी आसान नहीं था। फिर भी आकृति ने कोशिश नहीं छोड़ी। सब चेयर से उठ गए थे सिवाय उन दोनों के। आर्या अपने मिहिर भाई के साथ बाहर गार्डन में जा चुकी थी। अभीर ने जन देखा कि उसके खींचने से आकृति की कलाई लाल हो गई है तो उसने उसे छोड़ दिया और उठते हुए प्यार से उसके बालों को सहलाकर बोला, अभी छोड़ रहा हूँ लेकिन रात में ऐसा नहीं होगा। ये कहकर वो वहां से हॉल में आ गया जहां सब बैठे थे। अभीर का सामना एक बार फिर आनिके से हुआ, जो अपने डैड के साथ सोफे पर बैठा था। वो भी अपने डैड के पास जाकर बैठ गया और उसे घूरते हुए बोला, आज ऐसी क्या बात हो गई जो मिस्टर आनिक्या राणावत को यहाँ खींच लाई?
आनिक्य बिना भाव के उसे देख रहा था, तभी उसका सवाल सुनकर उसके होठों पर एक ठंडी हंसी आ गई। तुम्हारी बहन की ही जिद पूरी कर रहा हूँ। क्या वो नहीं चाहती थी कि मैं उससे सगाई करूं? वो चाहती थी, लेकिन अब उसे कुछ भी याद नहीं है। अब वह वो खोई हुई आर्या नहीं है जो सब कुछ भूल गई थी। अब उसकी सारी मेमोरी वापस आ चुकी थी, सिवाय पिछले 5 साल को छोड़कर। तो अब वाली आर्या की याद में तुम्हारा ना जिक्र है और ना ही उसके दिल में तुम्हारी कोई जगह। अभीर के वो शब्द आनिक्य को सीधा अपने दिल में चुभे। वो कहता तो है उसका दिल पत्थर का है और उसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने सच कहा था, लेकिन आज से और अभी से सब कुछ बदलने वाला था, जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। उसने कहा, और तुमने मान लिया कि उसे सच में कुछ याद नहीं है। तुम कहना क्या चाहते हो? अभीर की आईब्रो आपस में सिकुड़ गई। यही कि तुम्हारी बहन नाटक कर रही है, उसे सब कुछ याद है। उसका बदलना और एक परेशानी खड़ी करने वाली से आज्ञाकारी बनना बस एक दिखावा है। हाँ हाँ, तो अब तुम मुझे मेरी बहन के बारे में बताओगे? वो मेरी गुड़िया है, मेरी आर्या। उसकी आंखों में छाई सच्चाई कोई देख सके या नहीं, लेकिन उसका ये भाई साफ देख सकता है। पिछले 5 सालों में जिस तरह की वो इंसान बन गई थी, वो उसकी गलतफहमी और सब कुछ भूलने के कारण था, जिसका हमारे घर के भेड़ियों ने खूब फायदा उठाया। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। अगर तुम्हें इतना ही भरोसा है अपनी बहन पर, तो आज शाम सगाई की पार्टी में उसे लेकर आओ। तब सब कुछ साफ हो जाएगा कि वो नाटक कर रही है या फिर सच में उसे बीते 5 सालों का कुछ भी याद नहीं। आनिक्य ने खड़े होते हुए अपनी सर्द आवाज में कहा और अभीर के जवाब का वेट करने लगा। तुम सिर्फ ये जानने के लिए उससे सगाई करने को तैयार हो गए? ये बात मुझे समझ नहीं आई। अभीर ने उसे शक से देखते हुए कहा। क्या होने वाला है और क्या नहीं, इसका पता तो आज शाम को ही चलेगा। पर चिंता मत करो, जो होगा मेरी मर्जी के बिना नहीं होगा। ये बोलकर वो 1 मिनट भी वहां नहीं रुका और चला गया। अभीर बस उसे जाते हुए देखता रहा। इस आनिक्य के दिमाग में कुछ तो चल रहा है, जो मेरी बहन और हमारे परिवार के लिए अच्छा तो बिल्कुल नहीं होगा। बस इस बार आर्या मुझे निराश ना करे, सोचते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने माथे को उंगलियों से दबाने लगा। आखिर क्या प्लान है आनिक्य राणावत का? वो क्यों करना चाहता है अर्यांशी से सगाई, जबकि उसने खुद दी पहले मना कर दिया था? क्या अभीर की उम्मीदों पर खरी उतर पाएगी अर्यांशी, या फिर सच्चाई आ जाएगी सामने की उसे सब कुछ याद है? एपिसोड 11, नानाजी का फार्म हाउस और अफवाह। राणावत हवेली को बहुत ही अच्छी तरह से सजाया गया था। शॉर्ट नोटिस पर मेहमानों को इनवाइट भेजे जा चुके थे। पूरी हवेली में हलचल मची हुई थी। सर्वेंट्स अंदर से बाहर कर रहे थे, कोई सामान रख रहा था तो कोई बाहर सारा काम देख रहा था। पुष्पा पुष्पा, रश्मि राणावत अपने कमरे से ही चिल्लाते हुए हॉल में आ गई। तभी उनकी नज़र किचन से निकल गई, अपनी ही उम्र की औरत पर गई जिसने साड़ी पहनी हुई थी और उस साड़ी पर हेड सर्वेंट का टैग लगा हुआ था। ये थी पुष्पा आंटी, सभी सर्वेंट की हेड इंचार्ज। इनके बिना हवेली में कोई काम नहीं होता था। इन्होंने ही बच्चों की देखभाल की है, सबसे ज्यादा रीवा और रिवान की, क्योंकि आनिक्य और कार्तिकेय को अपनी मॉम के सिवा किसी का भी उनके करीब आना पसंद नहीं था। रही बात आकृति की, तो उसे कार्तिकेय और शेखर जी ने ही संभाला था, लेकिन रश्मि के आने के बाद शेखर जी ने ये सोचकर सब कुछ उन पर छोड़ दिया कि वो बच्चों को खास मासी है तो उनका ख्याल रखेगी, लेकिन सच्चाई उससे कहीं ज्यादा अलग थी। क्या हुआ मैडम? आपको कुछ चाहिए? पुष्पा आंटी ने एक सौम्य मुस्कान के साथ उनके पास आते हुए पूछा। क्या हुआ मैडम? आपको कुछ चाहिए? पुष्पा आंटी ने एक सौम्य मुस्कान के साथ उनके पास आते हुए पूछा।
नहीं मुझे नहीं, जरा रीवा को देखो, उसके कपड़ों को पता नहीं क्या हो गया है। कब से बाकी मैट्स पर चिल्लाए जा रही है। पार्टी शुरू होने में बस 1 ही घंटा बाकी है और उसने अभी तक अपने लिए ड्रेस भी सेलेक्ट नहीं की। तुम जाकर जरा उसकी मदद कर दीजिए, रश्मि राणावत ने कहा। नहीं मुझे नहीं, जरा रीवा को देखो, उसके कपड़ों को पता नहीं क्या हो गया है। कब से बाकी मैट्स पर चिल्लाए जा रही है। पार्टी शुरू होने में बस 1 ही घंटा बाकी है और उसने अभी तक अपने लिए ड्रेस भी सेलेक्ट नहीं की। तुम जाकर जरा उसकी मदद कर दीजिए, रश्मि राणावत ने कहा। ठीक है मैडम, ये कहकर वो सीधा सेकंड फ्लोर पर चली गई जहां रीवा और रिवान का रूम था। जब वो दरवाजे पर पहुंची तो दूर से ही चिल्लाने की आवाज सुन सकती थी। उनकी आंखें बंद हो गई और सरना में हिलाते हुए वो सामने दिख रहे कमरे के अंदर चली गई जहां 4 मैड्स डरी हुई सर झुकाए खड़ी थी। अंदर जाते ही उन्होंने एक गुस्सेल आवाज सुनी। तुम सबकी सब निकम्मी हो। ये क्या कर दिया मेरी ड्रेस को। मैंने इसे आयरन करने के लिए कहा था लेकिन तुमने इसे जला दिया। अब मैं पार्टी में क्या पहनूंगी। ये जला हुआ गाउन। ये कहकर उसने उस गाउन को बीच में डरी सहमी खड़ी मैड के मुंह पर दे मारा। आह! मैड की हल्की कराह निकल गई। उसने गाउन को अपने चेहरे से हटाया तो सभी मैड्स हैरानी से उसके चेहरे को देखने लगी। उस मैड के गाल पर एक गहरा कट लग गया था। रीवा उसके गाल से खून निकलता देख मुस्कुराई और एक इविल स्माइल करते हुए बोली, तुम यही डिजर्व करती हो। देखो ये बेजान हीरा भी जानता है कि किसके ऊपर उसे सजना है और किसे चीरना है। हा हा हा। रीवा बेबी, मैडम ने कहा है कि आप जल्दी से तैयार हो जाओ, मेहमानों को आने में बस 1 घंटा बाकी है। पुष्पा आंटी ने वहां जो भी हुआ उस सबको नजरअंदाज करते हुए कहा। अच्छा हुआ आंटी जो आप आ गई। आइए और मेरी मदद करिए, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी ड्रेस पहनूं। आज मैं सबसे ज्यादा सुंदर लगना चाहती हूँ, इसलिए ऐसी ड्रेस सेलेक्ट करिए जैसी पूरी पार्टी में किसी की ना हो। पुष्पा आंटी ने कुछ नहीं कहा, बस हाँ में सर हिलाया और बेड पर बिखरी एक से बढ़कर एक ड्रेस को देखने लगी। तभी उन्होंने ब्लैक बॉक्स में से एक ड्रेस निकाली और रीवा के आगे करते हुए बोली, आप इसे पहन लो। ये ड्रेस अपने आप में ही 1 पीस है क्योंकि इसे जिसने डिजाइन किया है वो डिजाइन जगत का सितारा है। रीवा की आंखें चमक उठी और वो बड़ी सी स्माइल के साथ बोली, आंटी मानना पड़ेगा, आप हर बार कैसे मेरे मन की बात समझ जाती है। ये ड्रेस सुंदर तो है ही, साथ ही ये मुझे क्यों इतनी खास है ये भी आप अच्छे से जानती है। पुष्पा आंटी ने भी हल्का सा मुस्कुरा दिया, फिर सभी मैड्स को देखकर बोली, तुम सब जाओ अपना काम करो। और तुम, उस बीच वाली मैड को घूरते हुए जिसे चोट लगी थी, तुम कौन हो, पहले कभी नहीं देखा। उस मैड ने सर झुकाया और बोली, जी मैं नई आई हूँ और मुझे शेखर सर ने नौकरी पर रखा है। पुष्पा आंटी की आंखें छोटी हो गई और वो उस मैड जिसकी उम्र ज्यादा नहीं थी उसे घूरते हुए बोली, साहब कब से किसी नौकरानी को रखने लगे, और अभी तो हवेली में किसी सर्वेंट की जरूरत भी नहीं थी, और अगर होती भी तो ये काम तो मेरा है। वो मैं बहुत गरीब हूँ और एक दिन साहब से टकरा गई थी जिससे मुझे चोट लग गई तो उन्होंने मेरा इलाज करवाया और तभी उन्हें पता चला कि मुझे नौकरी की जरूरत है, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ नौकरी दे दी। वो अपने गाल पर हाथ रखे आंसुओं को थामे बोलती है, तो तुम एक गरीब किस्मत की मारी हो जिसे मेरे डैड ने सहारा दे दिया, लेकिन जब से आई हो एक भी काम ढंग से नहीं किया है। बस अपनी ये बदसूरत शकल लेकर बार बार मेरा रास्ता काटने आती हो। रीवा को उसकी शकल से नफरत सी हो रही थी, वैसे भी उसे बदसूरत लोगों को देखकर घिन होती थी।
पुष्पा आंटी उसे गौर से ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रही थी। जब उन्हें उसमें कुछ भी गलत नहीं लगा तो उन्होंने कहा, ठीक है तुम जाओ और अपना काम करो। फिर उसके बगल में खड़ी मैड से, रीमा तुम इसे हवेली के सभी नियम के बारे में बता देना और काम भी समझा देना और इसे अच्छे कपड़े दो। आज पार्टी है और राणावत परिवार का नौकर होना भी गर्व की बात होती है। सभी सर्वेंट को आज की थीम के हिसाब से जो उनकी यूनिफॉर्म है वही पहननी है, सबको बता देना। जी आंटी, उस मैड ने कहा और नई आई मैड को अपने साथ लेकर वहां से चली गई। अब उस कमरे में सिर्फ पुष्पा आंटी और रीवा बचे हुए थे। पुष्पा आंटी ने कहा, मिस आप भी अब तैयार हो जाइए, तब तक मैं रिवान बाबा को देख लेती हूँ। रीवा ने हाँ में सर हिला दिया और उस ड्रेस को अपने ऊपर लगाकर मिरर में खुद को देखते हुए एक इविल स्माइल के साथ बोली, दी जिस तरह से मैंने इस प्रेशियस ड्रेस को आपसे छीना था और आप कुछ नहीं कर पाई थी सिवाय देखने के, ठीक उसी तरह से आपके पति को भी मैं छीन लूंगी और फिर वो बनेंगे मेरे हस्बैंड। हाँ हाँ हाँ, हंसते हुए वो उस ड्रेस को लेकर चेंजिंग रूम के अंदर पहनने चली गई। पुष्पा आंटी दरवाजे पर खड़ी उसकी हरकत को देख रही थी। उनके होठों पर अजीब सी हंसी थी। उसके बाद वो उस रूम से निकलकर बगल वाले कमरे में चली गई। उन्होंने अंदर झांक कर देखा तो वो मुस्कुरा उठी। रिवान पूरी तरह से तैयार था। वो शीशे में देखते हुए अपने बालों को स्टाइल कर रहा था। आनिक्या बाबा जैसे बाल बना रहे हो, क्या मैं कुछ मदद कर दूं? अचानक आई आवाज से रीवान का ध्यान भटक गया और वो अपने बालों को जेल से सेट करते हुए रुक गया। उसने सर घुमाकर देखा तो सामने पुष्पा आंटी को खड़ा देखकर वो मुस्कुरा दिया। आंटी आप सही समय पर आई है, मुझे भाई जैसे ही बाल बनाने हैं, जिससे से ज्यादा लड़कियां मुझे देखे, वरना भाई के आस पास होने पर कोई मुझ जैसे हैंडसम बैचलर पर ध्यान ही नहीं देता। ठीक है बना देती हूँ, लेकिन फिर भी लड़कियां आपके भाई को देखना नहीं छोड़ेगी। उन्होंने उसके बालों को सेट करते हुए चिढ़ाने वाले ढंग से कहा। वो तो है, लेकिन आज उनकी सगाई उस घमंडी सफिरी से हो जाएगी तो वैसे भी जो भी भाई को देखेगी उसका हाल अच्छा तो होगा नहीं। फिर मेरा पत्ता तो साफ है। आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए बाबा। अब उनकी सगाई आपके भाई से होने जा रही है तो इस नाते आपको भी उन्हें थोड़ी रिस्पेक्ट को दिखानी होगी, वरना सबकी नज़रों में आपकी छवि खराब हो जाएगी जिसका दूसरे लोग फायदा उठा सकते हैं। इसलिए मन में कितनी भी कड़वाहट हो, ध्यान रखो उसे कभी भी सबके सामने मुंह पर बाहर नहीं लानी है, वरना उससे सामने वाले का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा पर आपको बहुत कुछ फेस करना पड़ सकता है। रिवान उनकी बात बहुत ध्यान से सुन रहा था। उसने कहा, वैसे तो मुझे ज्यादा कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जो आप कहना चाह रही है वो मुझे पता है। अगर मैंने उस आर्यांशी को कुछ गलत कहा तो भाई तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन डैड मुझे नहीं छोड़ने वाले, इसलिए डोंट वरी, मेरी जबान बंद रहेगी। पुष्पा आंटी मुस्कुराई और उसके सर को सहलाकर बोली, जल्दी से नीचे आ जाओ, बाकी सब भी आते ही होंगे। ये कहकर वो रूम से निकल गई। उनके जाते ही रिवान के फेस पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ गई और वो बोला, आज तो मुझे तमाशा देखना है, क्योंकि तमाशा तो कोई और करेगा। हा हा हा, और आखिर मैं खुद सबकी नज़र में तमाशा बन जाएगा। 8 घंटे पहले दोपहर के समय, पैराडाइज आर्ट गैलरी। आर्या तूने मुझे उल्लू बनाया और शॉपिंग पर ले आई, जबकि मैंने जो तुम्हारे पसंद के पौधे मंगवाए थे उन्हें तुमने एक नज़र भी नहीं देखा। मिहिर शिकायत करते हुए बोला, आप क्या चाहते हैं कि मैं उन पौधों को पानी देकर आती? अरे मेरा भाई भूखा बैठा है और आपको उन फूलों की पड़ी है। वैसे आप मेरे लिए फूल क्यों लाए, जबकि आप जानते हो कि मुझे सिर्फ जड़ी बूटियां पसंद है पौधों में। हाँ फूल भी अच्छे लगते हैं पर उनसे ज्यादा नहीं। हाँ मैंने उन्हें भी मंगवाया था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर किसी और ने उनसे उस बैच को बहुत ही ऊंचे दाम में खरीद लिया।
मिहिर ने शर्मिंदा होते हुए कहा। उसे बुरा लग रहा था कि वो अपनी बहन को वो नहीं दे पाया जिन चीजों को वो पसंद करती है। जब आर्या ने अपने भाई का शर्मिंदगी से भरा चेहरा देखा तो मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं, वो बस कुछ जड़ी बूटियां ही थी। ठीक है, वो काफी रेयर होती है, लेकिन उनसे ज्यादा नहीं जो नानाजी के फार्म हाउस में है। हम वहां से ले सकते हैं। फार्म हाउस में जड़ी बूटियां तो है, लेकिन गवर्नमेंट ने उनके फार्म को अपने कब्जे में कर लिया है। उनका कहना है कि जब फार्मा कंपनी बंद हो चुकी है तो हमें उस जगह को गवर्नमेंट को दे देना चाहिए, जिससे लाखों करोड़ों जान बचाई जा सकती है। पर ये सिर्फ एक झांसा है। असल में उनकी नज़र उन बेस्कीमाती जड़ी बूटियों पर है जो आसानी से नहीं मिलती और मितली भी है तो इतनी महंगी कि कोई उसे खरीदने के बजाय मरना पसंद करेगा। गवर्नमेंट उस जगह को अपने कंट्रोल में करके पैसा बनाना चाहती है, यही ना? अर्यांशी ने उसकी बात को पूरा करते हुए कहा। हाँ, वो वहाँ रिसर्च करना चाहते हैं। उनका कहना है कि जिस जगह की मिट्टी में इतनी बेसकीमती जड़ी बूटियां उग सकती है, उस जगह में कोई तो खास बात होगी। इसलिए वो वहां के सॉइल को टेस्ट के लिए ले गए थे। तो क्या रिजल्ट आया? अर्यांशी ने पूछा। कुछ खास रिजल्ट नहीं आया। वो सॉइल बाकी सब सॉइल की तरह ही है, कुछ खास नहीं है, पर रिसर्चर को अभी भी विश्वास नहीं हुआ है और बार बार अलग अलग हिस्से की सॉइल को लेकर टेस्ट कर रहे हैं। ओह! आर्या की आंखें चमक उठी और उसने अपने मन में सिस्टम से कहा, क्या तुम जाग रहे हो? यस बॉस, मैं यही हूँ और सब कुछ सुन रहा था, सिस्टम एडमिन ने एनर्जेटिक आवाज में कहा। क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो? बॉस, वैसे तो मुझे सब पता होता है, लेकिन इस बारे में मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आर्या का मुंह बन गया और वो चिढ़ते हुए बोली, भंगार सिस्टम बस एक बात बोलनी आती है, मुझे सब पता है, लेकिन जब पूछो तो बहाने तैयार रहते हैं। आर्या का मुंह बन गया और वो चिढ़ते हुए बोली, भंगार सिस्टम बस एक बात बोलनी आती है, मुझे सब पता है, लेकिन जब पूछो तो बहाने तैयार रहते हैं। मिहिर ने जब उसे खुद से ही बातें करते हुए देखा तो पूछ बैठा, ऐसा भी क्या सोच रही हो जो अपने भाई को भी नहीं बता रही हो? उनकी बात सुनकर आर्या होश में आई और बोली, कुछ नहीं, बस सोच रही थी कि आपके लिए कोई लड़की ढूंढ लूं। क्या? मिहिर ने सदमे से कहा और चलते हुए रुक गया। उसका रिएक्शन देखकर आर्या की हंसी निकल पड़ी। हाँ हाँ हाँ, मतलब कोई तो है। इसलिए डर गए कि कहीं मैंने कोई ढूंढ दी तो मना कैसे करोगे, है ना? मिहिर ने अपने बालों को सहलाया और दूसरी तरफ देखते हुए आगे बढ़ गया। आर्यांशी भी अपने भाई को देखते हुए हंसती रही। वो दोनों एक बड़े से हॉल में आ गए जो एक पार्टी बैंक्वेट जितना ही बड़ा था। ये वो जगह थी जहां दुनिया भर के बड़े बड़े पेंटर के 8 पीस को रखा जाता था। कुछ पेंटिंग्स प्राइसलेस थी जिन्हें पैसों से नहीं बल्कि अपनी कला से जीता जा सकता था। एक ऐसी ही पेंटिंग थी पेंटर आस की, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग पैराडाइज आर्ट गैलरी में आते हैं। उस पेंटिंग में एक मिस्ट्री है जिसे आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया। बहुत लोगों ने उसे खरीदने का ऑफर दिया, लेकिन अगस्त्य ने उसे बेचने से मना कर दिया। जब आर्या ने हॉल में कदम रखा तो उसे एक अलग सी एनर्जी महसूस हुई जो पॉजिटिव भी थी और नेगेटिव भी। ये कैसी एनर्जी है? मुझे इतना अजीब सा क्यों फील हो रहा है? वो खुद से सवाल कर रही थी। तभी सिस्टम एडमिन ने कहा, बॉस, ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हम अब भी इससे दूर हैं। आपको आगे जाना होगा, तब मैं उस सोर्स को ढूंढ सकता हूँ जहाँ से ये एनर्जी आ रही है। अर्यांशी ने हाँ में सर हिलाया और आगे बढ़ गई। मिहिर यहाँ वहाँ देखते हुए बोला, ये भाई कहाँ है? यहाँ तो एग्जीबिशन खत्म होने को आ गई है, पर वो दिख ही नहीं रहे हैं।
आर्या उसकी बात नहीं सुन रही थी, वो उस एनर्जी की तरफ अलग सा ही खींचाव महसूस कर रही थी, जैसे कोई उसकी आत्मा को देख सकता है और उसे अपनी तरफ खींच रहा हो। इस ख्याल ने आर्यांशी को एक तेज झटका दिया और उसके कदम अपनी जगह पर रुक गए। नहीं, कहीं ये फिर से कोई जाल तो नहीं? वो खुद से बुदबुदाई और आसपास देखने लगी। पूरे हॉल में कोई नहीं था। अजीब बात थी कि एग्जीबिशन इतनी जल्दी खत्म हो गया। उसने सोचा, मिहिर सर, आप यहाँ? पीछे से एक शांत आवाज आई। मिहिर ने जब उस आदमी को देखा तो बोला, तुम्हारे बॉस कहाँ है? और यहाँ एग्जीबिशन था, फिर कोई नजर क्यों नहीं आ रहा है? एग्जीबिशन था, लेकिन बॉस की वो मिस्टीरियस पेंटिंग चोरी हो चुकी है। क्या? मिहिर शॉक्ड रह गया। इस बात ने अर्यांशी के शक को और भी पक्का कर दिया। उसने सिस्टम से कहा, क्या ये एनर्जी उसकी हो सकती है जिसने उस पेंटिंग को चुराया है? बॉस हो भी सकती है, लेकिन आपको इसका आभास हो रहा है, इसका मतलब वो जो भी है आप उसे जानती हो। मेरे सिस्टम में एक स्पेशल फीचर है कि जिसे आप जानती हो और वो आपके आसपास है या था, तो उसकी प्रेजेंस आपको फील होगी, लेकिन सिर्फ 2 हालातों में। एक, जब उससे आपका कोई रिश्ता हो। दूसरा, उसका कोई गलत इरादा हो। मिहिर ने खुद को संभाला और सामने खड़े आदमी से बोला, भाई कहाँ है? बॉस अपने केबिन में है, वो कोई बात नहीं कर रहे हैं। जब पेंटिंग चोरी हुई तब भी उन्होंने एक शब्द नहीं कहा और ना ही उन्होंने कोई हैरानी दिखाई, जैसे वो पहले से जानते हो कि ऐसा कुछ होने वाला है। आर्यांशी ने जब ये सुना तो उसने पूछा, केबिन किस तरफ है? उस आदमी जो अगस्त्य का असिस्टेंट था, पहले उसके ऐसे अचानक से बात करने पर वो चौंका, लेकिन उसने जल्दी से जवाब दे दिया, वो उस तरह है उनका केबिन। उसने एक दिशा में इशारा किया। आर्या और मिहिर तेजी से केबिन के पास गए। जब उन्होंने केबिन के अंदर देखा तो उनकी वही अटक कर रह गई। भाई, ये पेंटिंग असली है, अगस्त्य ने मुस्कुराते हुए कहा और दोनों को अंदर आने का इशारा कर दिया। मिहिर ने अंदर आने के बाद डोर लॉक कर दिया और बोला, आपने इसके चोरी होने की झूठी अफवाह फैलाई है। अगस्त्य ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दिया। आर्या और मिहिर ने एक दूसरे को शौक से देखा, फिर अपने भाई को, जो इस वक्त काफी मिस्टीरियस लग रहा था।